हेलो स्टूडेंट, दिस इज योर फिजिक्स मेंटर मोहम्मद वसीम। वेलकम टू जेड एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किए हैं, जिसके हिसाब से आप लोगों ने कई सारे चीज़ें कोर्सेस हो चुका है। उनमें से एक ये क्लास जो है, पिछले कई क्लासेस में दिस टॉपिक्स आर हैज बीन डिस्कस्ड। नाउ टुडे मैं ये लाइट वाला जो चैप्टर है, इसको आज मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करते हैं। वैसे लाइट तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए, और यहाँ से कई सारे सवाल भी पूछा जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। तो चलिए इसको आज हम लोग मिलके शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लाइट है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज फॉर 9th एंट्रेंस क्लास, यू नो, और फिजिक्स है। मेरा नाम वसीम है, आपको पता है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज लाइट? बच्चों, आप लोगों ने तो देखा होगा, कई तरीके की एनर्जीज के बारे में बात करे थे हम लोगों ने। फॉर एग्जाम्पल, साउंड इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड एक एनर्जी है, आपको पता है। वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों ने देखा है। ठीक है। कहीं जगह पर अगर बहुत जबरदस्त तरीके से कहीं बर्स्ट होते हैं या बहुत तेज आवाज आती है, तो वहां से हो सकता है कि अगर वहां पर कोई ग्लास ग्लास विंडो या दरवाजा हो, तो वो सारी चीजें क्रैक हो सकता है, शैटर्ड हो सकता है। ये सारी चीजें आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया। वैसे ही इस तरह का एक डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है, जिसको हम कहते हैं लाइट एनर्जी। लाइट के बारे में हम सबको पता है। लाइट के यूजेस कितने अहम हैं, आप सबको पता है। बिना इसके तो पूरे वर्ल्ड बिल्कुल ही विदाउट लाइट। बट इसके कुछ अमेजिंग प्रॉपर्टीज है, जिसको आज हम स्टडी करेंगे। ओके। तो लाइट है क्या? बेसिकली हम अगर कहें तो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू कैन से दैट इज अ फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो लाइट के एक सोर्स होनी चाहिए, जहां से लाइट अगर इमिट हो रहे हैं, तो लाइट को आप ट्रीट कर सकते हैं एज एन एनर्जी। और क्या करते हैं, लाइट के बहुत सारे काम हैं। उनमें से हमारा जो विजिबल सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, हमारे आई में जो विजिबल सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, वो किस वजह से होती है? दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ लाइट। अगर लाइट को हटा दिया जाए तो हम लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे। वहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व करें। ठीक है ना? तो ये किस लिए हो रहा है? दैट्स बिकॉज ऑफ ये जो लाइट है, जो विजिबल रेंज की लाइट है, वो हमारे आंखों में एक सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन में सिग्नल जाते हैं और उस चीज को हम लोग रीड कर पाते हैं। सो लाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड इट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो लाइट हैज एन इनक्रेडिबल स्पीड, बहुत फास्ट होता है। इनफैक्ट इस पूरे यूनिवर्स में लाइट से तेज कोई भी ऑब्जेक्ट आपको नहीं, कोई भी चीज, कोई मैटर आपको नहीं मिलेगा जो लाइट से तेज जा सकता है। वैसे तो मैंने बाद में भी डिस्कस किया, बट स्टिल लाइट इज द फर्स्टेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। इस ये अगर आप देखेंगे इसकी स्पीड को, तो 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि इतने मीटर ये 1 सेकंड में ही कवर कर लेते हैं, जो कि प्रैक्टिकली किसी ऑब्जेक्ट के लिए लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसको ट्रैवल करने के लिए, अनलाइक साउंड, अगर आप देखिए साउंड की प्रॉपर्टी, बिकॉज दोनों ही एनर्जी है, तो मैं थोड़ा सा कंपेयर करना चाहता हूँ कि साउंड को अगर आप देखेंगे तो उसको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए उसको एक मीडियम की हेल्प चाहिए। यहाँ पर कोई मीडियम की जरूरत नहीं, विदाउट एनी मीडियम, इवन की वैक्यूम के थ्रू भी लाइट रेज पास हो सकती है। लाइट ट्रैवल करने के लिए उसको कोई मीडियम की सपोर्ट की जरूरत नहीं है। और ये चीज हमको भी पता है, आपको भी पता है। रीजन क्या है? देखिए, जैसे सन है, सन, तो सन से जो लाइट रेज आ रही है अर्थ की तरफ, अगर हम देखें, सो लेट से दिस इज अर्थ सरफेस। तो यहाँ से जो सनलाइट आते हैं, यहाँ अगर स्टूडेंट आप देखेंगे, तो बीच में एक बहुत बड़ा सा वैक्यूम, एक स्पेस है जहाँ वैक्यूम है, कोई इसमें मीडियम पार्टिकल है ही नहीं। फिर हमारे अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, बट ये कुछ हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर तो है, बट उससे आगे अगर आप देखेंगे, तो ये क्या है? यहाँ पर कोई मीडियम आपको नहीं मिलेगा। तो जब नहीं मिलेगा, बट स्टिल वी कैन सी सन, हम सन इज द सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी, यू नो दैट। तो सन से हमें जो एनर्जी मिल रही है, वो ट्रेवल करके आ रहे हैं सन से हमारी तरफ, बट बीच में कोई मीडियम है नहीं, बट स्टिल वी आर गेटिंग
सनलाइट एंड लाइट, हीट, ये सारी चीजें मिलती है। तो ये इसीलिए मिल रहा है क्योंकि लाइट को प्रोपागेट करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं है। विदाउट मीडियम ये पास हो सकता है। बट थिंग इज दैट अगर मीडियम हो तो दैट मीडियम मस्ट बी अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ध्यान रहे बच्चों कि अगर मीडियम की बात हम करें तो उस मीडियम को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना जरूरी है। अगर वो ओपेक मीडियम हो जाए तो वहां से हमें लाइट रेज पास होने के लिए नहीं दिखाई देगी। ठीक है, लाइट रेज पास नहीं हो सकता इफ योर मीडियम इज ओपेक। ओनली लाइट कैन ट्रेवल थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो देखिए सोर्सेस ऑफ लाइट। सोर्सेस ऑफ लाइट में क्या है कि कौन कि किससे हमें लाइट मिलती है। दीज आर द सोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम नेचुरल सोर्सेस है जिससे लाइट ऑटोमेटिकली हमें मिल सकते हैं। एक तो है सन। सन इज द बिगेस्ट बिगेस्ट सोर्स। यू नो दैट सन सन जो है वो क्या है, एक स्टार है जो हमारे सोलर सिस्टम का ओनली स्टार है। इसके अलावा बाकी रेस्ट ऑफ द स्टार है वो भी एक सोर्स ऑफ लाइट है डेफिनेटली। फायर, कहीं पर कोई भी आग लग गई कहीं पर है तो वहां से आप लाइट को अवेल कर सकते हैं। फिर इनफैक्ट पहले जमाने में जब कोई लाइट या बिजली डिस्कवर नहीं हुई थी या इसके यूज के बारे में नहीं पता था तो ह्यूमन के लिए यही एक ओनली सोर्स था कि लाइट को मिल पाने के लिए यही एक सोर्स इंसान के पास होता था। वो क्या था? फायर, आग जला के ये सारी चीजें मिलती थी। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल, आजकल आपको पता है टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन लॉट। जैसे कि बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, टॉर्च, ये सारी चीजें हमें क्या देते हैं? दिस ऑल गिव्स अस लाइट। ये सारी चीजें हमें लाइट देते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक, लुमिनियस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट, तो अगर हम बात करें सोर्स की तो सोर्स में भी दो तरह का हो सकता है, एक होता है लुमिनियस और एक होता है नॉन लुमिनियस। फॉर एग्जांपल लुमिनियस ऑब्जेक्ट की बात करें तो जो अपने खुद खुद ही लाइट इमिट कर सकते हैं, ये दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल इमिट देयर ओन लाइट। जैसे सन हो गया, सन अपने खुद ही लाइट को प्रोड्यूस करती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। सो सन इज द सोर्स ऑफ लाइट बट इट कैन प्रोड्यूस लाइट एट इट्स ओन। नेक्स्ट है हमारे बल्ब है, कैंडल है। दीज आर द सम एग्जांपल ऑफ लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो अपने आप से ही ग्लो कर सकते हैं। दे आर नोन एज लुमिनियस ऑब्जेक्ट। जो ग्लो नहीं कर सकता अपने आप से उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा लुमिनियस ऑब्जेक्ट, दूसरा हो गया हमारा नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट जो कि हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। नॉन लुमिनियस में जो डू नॉट इमिट लाइट्स सीन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट, जैसे जैसे कि आप देखिए बुक हो गई है, यहाँ पर आप देख देख सकते हैं। जैसे आपके पास एक बुक है, ये पेन है, यहाँ पर ये खुद से लाइट इमिट नहीं करता। ठीक है, क्या खुद से अपना ओरिजिनल लाइट तो है नहीं, किसी से लाइट रिफ्लेक्ट हो सकता है। जैसे कि मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ तो उस किताब का खुद का तो लाइट है नहीं, आप जब तक लाइट ऑन नहीं करेंगे यू कैन नॉट रीड द बुक। जब लाइट बुक पर इंसिडेंट होगा उसके बाद उस बुक से रिफ्लेक्ट होकर हमारे आंखों में आएगी। इन दैट केस वी कैन सी द बुक, अदरवाइज बुक का अपना कोई लाइट है नहीं। ठीक है ना? इस तरह की ये पेन को देखिए, ये पेन अगर अभी लाइट ऑफ कर दिया जाए तो ये पूरा इनविजिबल हो जाएगी, यहाँ इसको हम नहीं देख सकते। लेकिन जब भी लाइट ऑन करेंगे यहाँ से पेन के ऊपर लाइट इंसिडेंट होगा पहले, और इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हम इस पेन को देख सकते हैं। सो दीज आर सम ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का एग्जांपल्स है। ठीक है, कैसे देख सकते हैं इसको? इसको देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड बाय लाइट। कोई एक सोर्स है, प्राइमरी सोर्स है, वहां से लाइट रेज यहाँ इंसिडेंट होती है और उस लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद डेफिनेटली रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्शन के बाद हम उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट के। बच्चों देखिए, लाइट रेज, आपने एक चीज तो जरूर नोटिस किया होगा कि जब भी कहीं पर लाइट ऑन होता है तो आप अगर खड़े हैं वहां पर तो आप अपना शेडो देख सकते हैं आपके आसपास। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट हो तो उसका भी शेडो आपको दिख जाएगा। ये जो शेडो फॉर्म होती है, पता है किस लिए होता है? डू यू नो दैट? इसके पीछे का रीजन है
रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ को ही फॉलो करते हैं, लाइट सीधे पाथ को फॉलो करते हैं, लाइट कहीं पर कोई कर्व पाथ को फॉलो नहीं करता। इसका कई सारे प्रूफ है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रूफ इज दैट शैडो फॉर्मेशन, कास्ट शैडो। जो भी चीज शैडो फॉर्म होता है वो किस वजह से होता है? फॉर द रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर एक सिंपल एक्सपेरिमेंटल एक एक्टिविटी के थ्रू आप देख सकते हो इसको। कैसे? आपको एक सिंपल कैंडल लेना है और इस कैंडल को देखिए, आप कुछ कार्डबोर्ड को इस कैंडल के साथ अलाइन इसी तरह से आपको जोड़ना है। इफ यू अलाइन दिस कार्डबोर्ड और इसमें कुछ होल्स आपने बनाए, ठीक है, इस होल्स को आपने बनाया और इसी हाइट पर अगर आप अपने आईज को प्लेस करते हैं तो आपको ये दिखाई देगा ये कैंडल। ऐसा क्यों? अगर लाइट रेस, मान लीजिए कि हम मानते हैं, कंसिडर करते हैं कि लाइट स्ट्रेट पाथ में फ्लो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो लाइट रेस किसी, इट शुड हैव फॉलोड सम अदर पाथ, कोई और पाथ को फॉलो करना चाहिए। अगर ऐसा होता तो आप यहाँ आंख रख के कभी भी इस कैंडल को नहीं देख पाते, अगर ये स्ट्रेट पाथ में नहीं चलता तो। अगर ये नीचे की तरफ चला जाता तो दिखाई नहीं देता था, ये किसी और पाथ में ऊपर चला जाता तो भी आपको नहीं दिखाई देता, क्योंकि आपने इस कार्डबोर्ड को इस फ्लेम के बिल्कुल सेम लेंथ में ही आपने इसको प्लेस किए। ऑल दीज आर सेम हाइट। ये जो आपको होल दिख रहा है ना बेटा, ये होल क्या है? यहाँ से ग्राउंड से सेम हाइट पर ही रखा गया। तो आपने होल करके जब इस साइड से देख रहे हैं इसको, तो यू कैन सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल। इस फ्लेम को देख सकते हैं आप, और इसी से प्रूफ होता है कि लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन। इसी को कहा जाता है रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है एक लाइट। ओके, नेक्स्ट है, वी नीड टू लर्न अबाउट सम कीवर्ड्स। क्या है ये कीवर्ड्स? जैसे कि देख सकते हैं आप, रे क्या होता है, बीम क्या है, और पेंसिल क्या चीज है, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करें। तो स्टूडेंट आप देखिए, रे के बारे में बात करें तो एक सिंगल पाथ। आपने ज्योमेट्री तो जरूर किया होगा, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जिसमें अपने स्केल से आप लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है। तो ये सारे चीजें इस एक सिंगल लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, और वो अगर किसी पाथ को फॉलो करने के लिए आप ड्रॉ कर रहे हो, इन दैट केस दैट स्ट्रेट सिंगल जो पाथ है उसी को क्या कहेंगे आप? रे कहेंगे। ओके, ठीक है। अब बीम, बीम किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ रेज। जब बहुत सारे रेज आपने ये ड्रॉ कर दिया, सो दे आर नोन एज रेज। इसके आगे अगर आप एक एरो, नैरो बीम अगर आप प्रोड्यूस कर देते हैं, इसको मान लीजिए इस तरह के, तो दे आर नोन एज पेंसिल। पेंसिल किस लिए कहा जा रहा है? देखो बच्चों, पेंसिल आपको आप अगर देखेंगे तो पेंसिल इज लाइक समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये पेंसिल इस तरह का कुछ होता है, तो ये समथिंग लाइक दिस इज पेंसिल। और पेंसिल का भी एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, आप अगर देखेंगे तो, मतलब जिधर आप लिखते हो, इफ यू कंसिडर लाइक एन रे, तो आपके जो पेंसिल है वो भी इसके साथ कंपेयर कर सकते हो, तो इसीलिए इसको पेंसिल कहा जाता है, ठीक है। बेसिकली लाइट रेज आप ड्रॉ करते हो और वो एक सर्टेन दिशा को दिखाता है, आपको एक सर्टेन डायरेक्शन में आपको इंडिकेट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट। और इसका जो ग्रुप ऑफ रेज है उसको कहा जाता है बीम, और आप नैरो बीम को क्या कहेंगे? पेंसिल कहेंगे, ठीक है। अगर आपने ये लाइट ये ड्रॉ किया तो ये इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। रीजन क्या है? ये किसी डायरेक्शन को जब तक आप नहीं देंगे तब तक इसकी कोई वैल्यू है नहीं। क्यों? लाइट हैज अ डायरेक्शन, ये सर्टेन डायरेक्शन में पास होगा 100%। तो जब आपने कोई डायरेक्शन मेंशन ही नहीं किया तो ये कुछ आपको लाइट रेज हो नहीं सकता, ठीक है। तो लाइट रेज को दिखाने के लिए डेफिनेटली यू शुड पुट एन एरो। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं जैसे कि लाइट रे। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज अ लाइट रे। देखिए एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन तो है ही, साथ में यहाँ पर एक डायरेक्शन भी इंडिकेट कर दिया गया है, ठीक है। डायरेक्शन कैसे? बाय पुटिंग एन एरो।
तो एरो पुट करना जरूरी है, अदरवाइज आप इसको कोई डायरेक्शन लाइट रे ये कंसिडर ही नहीं किया जाएगा इफ यू आर नॉट पुटिंग डायरेक्शन। तो देयर आर मेनी काइंड ऑफ लाइट रेज। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये कई सारे पैरेलल लाइट रेज एक साथ यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है। देयर आर सम पैरेलल लाइट रेज व्हिच आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो इसको हम कहेंगे लाइट बीम। अच्छा, ऐसा क्यों? रीजन इज दैट ये कई सारे बंचेस ऑफ लाइट रेज एक साथ मिलके जब जा रहे हैं तो उसको कहा जाता है लाइट बीम, ठीक है। इसी तरह से ये वाला पिक्चर आप देखेंगे तो लाइट रेज आर कन्वर्जिंग एट ए सर्टेन पॉइंट। इस वाले पॉइंट में ऐसा लग रहा है कि सारे लाइट रेज दे आर कन्वर्जिंग, दे आर मीटिंग एट दिस पॉइंट। तो इसको कहा जाएगा कन्वर्जेंट पेंसिल। मतलब पेंसिल इसीलिए क्योंकि ये पेंसिल की तरह देखने में है। जब आप एरो पुट कर देंगे तो सारे रेज कहां पर कन्वर्ज हो रहा है? एक सर्टेन पॉइंट में। तो इसलिए इसको कहा जाता है कन्वर्जेंट रे, लाइट रे या कन्वर्जेंट पेंसिल। इसी तरह से उल्टे डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर इस डायरेक्शन में था, अब अगर मैं इसके डायरेक्शन को बदल दूं, जो लाइट रेज जा रहे हैं यहाँ से पास हो रहा है, इसके सभी का अगर डायरेक्शन में बदल दूं तो ऑपोजिट डायरेक्शन कर दूं, तो ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई बाहर आ रहे हैं लाइट रेज, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ऐसा लग रहा है, इट सीम्स लाइक द लाइट रेज आर कमिंग आउट और डाइवर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ से लाइट रेज डाइवर्ज हो रहा है, ऐसा लग रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है बच्चों? इसे कहा जाता है डाइवर्जेंट रेज ऑफ लाइट और डाइवर्जेंट पेंसिल। अगेन पेंसिल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप एरो पुट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर टू डिनोट द डायरेक्शन ऑफ लाइट, तो ये एक पेंसिल की तरह देखने में होता है, ठीक है। नाउ पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये देखिए, ये तो पैरेलल बीम है ही। अब नैरो है, ये पैरेलल है एक दूसरे की, तो इसको आप कहेंगे पैरेलल लाइट रेज और पैरेलल पेंसिल। ये देखिए एक दूसरे से पैरेलल है, these are parallel to each other। स्पीड ऑफ लाइट, आपको पहले ही बताया हमने कि लाइट की जो स्पीड है वो इनक्रेडिबल स्पीड है। द फास्टेस्ट थिंग इन दिस यूनिवर्स इज अ लाइट रेज। कोई भी आप देखें तो कोई प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट, कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट जो हमारे साइंटिफिक या टेक्नोलॉजी के अंदर है, वो कभी इसके आसपास भी जाना इम्पॉसिबल है फिलहाल के लिए। आगे क्या है वो देखी जाएगी, बट करंटली देयर इज नो टेक्नोलॉजी कि इसको आप इस स्पीड को गेन कर पाए। ये एक ह्यूज स्पीड है जो कि लाइट इसी स्पीड से ट्रैवल करती है। इसका स्पीड कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो लाइट के एक इनक्रेडिबल प्रॉपर्टी में से एक है, क्या है? वो इतने स्पीड चल सकता है जो कि और कोई नहीं जा सकता। देखिए लाइट की जो स्पीड है, इसको अगर हम कई तरीके से अगर देखें तो इसको किलोमीटर पर सेकंड में भी कर सकते हैं आप। देखिए इसमें ये मीटर पर सेकंड में मैंने बताया था, तो दैट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। और यहाँ पर आप देखेंगे ये माइल्स पर सेकंड में दे रखा है, ठीक है, और ये माइल्स पर आवर में है। तो जो भी हो, इसमें अगर आप देखेंगे तो ये एक सेम स्पीड है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको अलग अलग यूनिट्स में यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके स्टूडेंट, ये यहाँ से क्वेश्चन आने की चांसेस बहुत होता है, आपको भी इसको अच्छे से यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बच्चों आपने तो देखा होगा कि कहीं पर अगर आप एक क्रिकेट बॉल को या प्लास्टिक बॉल को अगर आप किसी जगह पर, जैसे मान लीजिए ये एक वॉल है, इस वॉल पे अगर आप किसी चीज को थ्रो करते हैं एक बॉल को, तो बॉल विल बी बाउंस बैक, इस तरह से ये बाउंस हो जाएगा, ये आपने देखा होगा। तो बॉल आपके हाथों में आ जाता है। तो ये क्या होता है? ये एक टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी जगह पर इंसिडेंट होने के बाद, गिरने के बाद अगर वो बाउंस बैक करते हैं, तो इस चीज को कहा जाता है रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अब लाइट रेज क्या होता है? लाइट रेज की बात अगर हम करें, सो बेसिकली होता क्या है कि अगर आपके पास एक प्लेन है, whether it be smooth or
रफ प्लेन, अगर आपके पास एक प्लेन है और लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट होता है, देखिए लाइट रेज इंसिडेंट हुआ, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट रे। तो इंसिडेंट होने के बाद ये फेनोमेना ऐसा है कि इट विल बाउंस बैक टू दिस डायरेक्शन, ये दोबारा बैक होकर आ जाएगा। दिस बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये गिरा, इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट होने के बाद फिर ये बैक करके इसी मीडियम में आ जाएगा, इसी फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है स्टूडेंट, सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। नाउ इसको स्टडी आगे करेंगे बट क्या है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जैसे कि हमारे लाइट रेज किसी जगह पर, आप एक मिरर ले लीजिए, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, यहाँ पर आपने एक मिरर ले लिया और सनलाइट में अगर मिरर को रखेंगे तो एक ब्राइट स्पॉट आपके घर के दीवार पे या कहीं पर आप जिधर भी घुमाएंगे मिरर को, वो उस डायरेक्शन में आपको एक ब्राइट स्पॉट मिल जाएगा। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लाइट रेज इंसिडेंट होता है और इंसिडेंट होने के बाद फिर ये आपके सामने वाले जहां पर रीजन है, जहां हो सकता है ये वॉल हो, कोई पेड़ पौधा हो, जहां पर भी आप देखेंगे you will get a bright spot due to this reflection. रिफ्लेक्शन की बात जब करें तो डेफिनेटली ये ऑप्टिकल फेनोमेना है और इसमें कुछ रूल्स फॉलो होते हैं। उनमें से ये रूल्स है एक कि जब कोई इंसिडेंट रे, देखिए बच्चों ये देखिए इंसिडेंट रे है, इस प्लेन के ऊपर मिरर है, मिरर एक स्मूथ प्लेन होता है, तो वहां पर इंसिडेंट होने के बाद फिर क्या हो रहा है, ये रिफ्लेक्ट होकर आ रहा है। ठीक है, यानी कि लाइट रेज इस तरह से इंसिडेंट हुआ और इंसिडेंट होने के बाद ये बैक करके आ गया। इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, इस फेनोमेना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन। अब इसका लॉ क्या है, तो हमने एंगल ड्रॉ करने के लिए एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ किया। ठीक है, वी हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर लाइन, ये देखिए जो डॉटेड लाइन है इसको कहा जाता है नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, नॉर्मल। ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया ताकि आप एंगल को मेजर कर सको। ठीक है बेटा, तो देखिए आप इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल है उसके बीच में जो एंगल बनाया, दिस एंगल इज कॉल्ड आई। ठीक है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस। सो द एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट। और इसी तरह से जब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है तो उसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इंसिडेंट, दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड दिस एंगल इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब होता क्या है, ज्योमेट्रिकली अगर आप इसको मेजर करेंगे, इसको आप देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो ये ऑलवेज ये लॉ फॉलो करते हैं कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि ये दोनों एंगल बराबर होगा, चाहे कितनी भी एंगल में आप इंसिडेंट करवाइए इसको, यू विल गेट द सेम एंगल एज ए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आपने 30 डिग्री एंगल पे एक लाइट को इंसिडेंट करवाया प्लेन के ऊपर, तो आप बेटा देखोगे जब ये रिफ्लेक्ट होगा ना, तो ये एंगल भी 100% 30 डिग्री एंगल में ही रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और ये लॉज आती कहां से, एक्सपेरिमेंटली आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कई सारे एक्टिविटीज है जिसके जरिए आप देख सकते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल। दूसरा इसका जो लॉ होता है कि इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल between the medium in this plane will lie on a same plane। तो इंसिडेंट रे हो गया, रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और इस मीडियम के ऊपर जो नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, अगेन एक बार बता रहा हूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल बिटवीन द मीडियम, इस दोनों मीडियम के बीच में आपने जो नॉर्मल ड्रॉ की, ये तीनों चीजें एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल लाई ऑन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन पे लाई करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे कुछ टॉपिक्स है
जिसमें हम लोग मिरर्स की बात करेंगे। ओके, मिरर। आपको पता है कि इमेज फॉर्मेशन मिरर कर सकता है। आप आईना देखा होगा अपने घर में कई जगह पर, दैट इज अ वेरी कॉमन आर्टिकल। तो वहां पर आप अगर एक प्लेन मिरर ले लीजिए, ये आपका जो प्लेन मिरर है पी क्यू, ये एक मिरर है। यहाँ पर अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट एक रखते हैं, इफ यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो जैसे कि यहाँ पर एक ट्री का पिक्चर है यहाँ पर, तो ट्री को आप जब यहाँ पर रखते हैं तो ट्री का एक इमेज आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। सी, आपका जो ये इमेज है, ऑब्जेक्ट है, उसी का ही इमेज आपको यहाँ पर मिल रहा है। कैसे बनते हैं इमेज, हाउ डज इट फॉर्म? तो आप देखोगे तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे करते हुए ही इस चीज को फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से एक लाइट रेस इंसिडेंट होता है इस जगह पर, सो दिस इज द एरो, और ये जैसे ही इंसिडेंट होता है इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, है ना। जैसे आपको पता है लाइट रेस इंसिडेंट होने के बाद क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये लाइट रेस इंसिडेंट हुआ, और इंसिडेंट होने के बाद इस मिरर से टकराने के बाद फिर क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होके चला जाएगा। आपने ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो देखिए लॉस क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो होता ही है। सो आई मस्ट बी इक्वल टू आर। जब आर को आप ड्रॉ करेंगे तो ये वाला रेस इस डायरेक्शन में आपको मिलेगा। अच्छा, दूसरा एक लाइट रेस ले लीजिए, ये परपेंडिकुलरली जब इंसिडेंट होता है यहाँ पर, तो ये सेम परपेंडिकुलरली जब इंसिडेंट हुआ तो नॉर्मल के साथ एंगल 0 हो गया। कैसे, देख लीजिए, ये है आपका प्लेन, इस प्लेन में आपका ये है नॉर्मल बेटा। ठीक है, अब आपने कोई एंगल से नहीं बल्कि नॉर्मल के ऊपर ही लाइट रेस को इंसिडेंट कराया, तो बेटा इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री है, क्योंकि दे आर जस्ट ओवरलैपिंग विद ईच अदर। जहां नॉर्मल है वही लाइट रेस इंसिडेंट रे है वो, तो रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ में करेगा, है ना। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। यही केस यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक, इन दोनों लाइट रेस तो मिल नहीं सकता, ठीक है ना, ये और ये मैं कट तो नहीं करेगा आपस में, बट इफ यू इंक्रीज इन द बैक डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो देखोगे आप कि ये दोनों आपस में इस जगह पर मेट कर रहा है, और यहाँ पर आपको एक वर्चुअल इमेज बन जाता है जो कि प्लेन मिरर ने फॉर्म किया है। तो बेटा ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी इमेज जो बनते हैं, इवन कि आपका या किसी का भी जो इमेज है प्लेन मिरर के सामने जो खड़ा होता है उसके बाद जो इमेज बनते हैं, दैट आल्सो फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, और उसी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के जरिए ही आप इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इमेज फॉर्म। ये आपका एक एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे एक नेचुरल चीजों से हमें सीखना चाहिए फिजिक्स हमेशा। ठीक है, तो अगर आप नेचुरली देखेंगे तो सी दिस इज अ ब्यूटीफुल सिनेरियो, यहाँ पर एक माउंटेन है और बीच नीचे थोड़ा सा एक फॉरेस्ट टाइप का है, बट देयर इज अ लेक और लाइक रिवर। ठीक है, जिसका वाटर बिल्कुल क्लीन है और स्टील है, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। तो जो क्लीन और बिल्कुल स्टील वाटर है बेटा, उसको तो आप बिल्कुल मिरर की तरह सोच सकते हैं, बिकॉज उसमें आपको इमेज भी मिल जाएगा। ये देखिए, जैसे इस वाले इमेज का, ये देखिए दिस इज द रॉक माउंटेन, माउंटेन का पिक है, इसका जो इमेज है वो यहाँ पर आपको मिल गया, दिखाई दिया, हर चीज का आपको एक इमेज यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए दीज आर द ट्रीज, तो ट्रीज के जो इमेजेस है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो यहाँ रिवर जो सरफेस है, जो लेक का सरफेस है, उसी सरफेस को आप एक मिरर की तरह, प्लेन मिरर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और उसका इमेज फॉर्मेशन होते हुए आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्लैट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के थ्रू इस तरह की इमेज बन सकता है, नेचुरल इमेज है। नेक्स्ट है इमेज इन प्लेन मिरर। आपने देखा प्लेन मिरर का मैंने एग्जांपल दिया था, पहले एक ट्री का इमेज देखा आपने बेटा, और उसके साथ में आपने क्या देखा कि एक माउंटेन, एक रॉक है, उसका एक इमेज आपने अभी अभी देखा। तो इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। कीप इन माइंड, जो प्लेन मिरर इमेज बनाता है बेटा वो रियल इमेज नहीं होता, इट इज अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है ये, वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, तो प्लेन मिरर जब भी आपको इमेज देगा, दैट इमेज इज नॉट रियल इमेज। ठीक है, दैट इमेज
इज अ वर्चुअल इमेज। दूसरी बात, वो एक इरेक्टेड होगा, इन्वर्टेड नहीं होगा। आप अगर यहाँ पर एक प्लेन मिरर रखते हो और यहाँ पर एक कोई एक है, तो आप इसका इमेज यहाँ पर देखेंगे बेटा, ये नहीं कि उल्टा इमेज दिखेगा, यू विल सी द इरेक्टेड इमेज। तो इसका जो फीचर हो गया वो क्या है, वर्चुअल इमेज देता है, साथ में आपको इरेक्टेड इमेज देगा, ना कि उल्टा इमेज। ठीक है, सीधे इमेज आपको, आप जैसे खड़े हो उसी तरह की इमेज आपको मिल जाएगा अगर आप मिरर के सामने खड़े होते हो तो। ठीक है, सेम साइज होगा इसका और इसके हाइट में कोई चेंजेस नहीं रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए 5 फीट 9 इंच के है आप, ठीक है, तो आपका जो इमेज बनेगा बेटा वो भी 5 फीट 9 इंच का ही बनेगा। उसका भी कोई फर्क नहीं होगा कि वो 6 फीट का नहीं लगेगा या 5 फीट का नहीं लगेगा। आपके जितने हाइट है उतने ही हाइट की इमेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, लेटरली इन्वर्टेड ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। आप जब इसमें मिरर के सामने खड़े होते हो तो आपके जो बॉडी एक्सिस है, ये अगर मैं बॉडी एक्सिस मान लूं बेटा, तो वो बॉडी एक्सिस बराबर अराउंड द बॉडी एक्सिस रोटेट कर जाता है। यानी कि आपके बॉडी के जो राइट वाले हिस्से है वो लेफ्ट में अपीयर होता है और जो लेफ्ट वाले है वो राइट में अपीयर होता है। इसी फेनोमेना को कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, इस चीज को देख सकते हैं आप। ठीक है, ये बच्चा है, यहाँ पर इन्होंने मिरर में आप जब देखेंगे तो इसका लेटरल इन्वर्जन यू कैन नोटिस। ये आपके बॉडी एक्सिस है और बॉडी एक्सिस के अराउंड ये घूम जाता है, तो राइट की चीजें लेफ्ट में दिखेगा और लेफ्ट की चीजें जो है राइट में दिखेगा। ठीक है, देखिए ये बिहाइंड द मिरर होगा, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन। किसका, प्लेन मिरर का जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसी का कैरेक्टरिस्टिक। कैसे, कहां पर मिलेगा, बिहाइंड द मिरर, जैसे मैंने बताया मिरर के पीछे बनेगा इमेज। ठीक है, दूसरा क्या है, अपराइट यानी कि इरेक्टेड, सीधे दिखेगा, आप जैसे खड़े हो उसी तरह का ही दिखेगा। और थर्ड थिंग क्या है, इक्वल साइज। ठीक है, इक्वल सेम हाइट की मिलेगी, आपके जितने हाइट है या किसी ऑब्जेक्ट की जितने हाइट है उतने हाइट के ही इमेज आपको वहां पर देखने को मिलेगा। आपके नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पर मैंने एक कंपैरिजन करे हैं, जो रिफ्लेक्शन तो है, दोनों केस में ही रिफ्लेक्शन है, बट सी इट केयरफुली, ये एक स्मूथ वाटर सरफेस है, स्मूथ स्टील वाटर, इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। जबकि ये वाला जो है वो है वेवी, यहाँ पर कोई डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया गया। तो आप देखेंगे दोनों इमेज में फर्क है, दोनों ही रिफ्लेक्शन की लॉ को ओबे करता है, दोनों चीजें सेम लॉ को फॉलो करते हैं, सब कुछ सेम है, बट यहाँ पर स्टिलनेस है जबकि यहाँ पर स्टिलनेस नहीं है, यहाँ पर क्या है, डिस्टरबेंस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से इमेज आपको दिख रहा होगा, जबकि यहाँ पर भी दिख रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दिख रहा है, बट स्टिल इसके कंपैरिजन में इतना अच्छा इमेज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो ये भी एक चीज है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि नेचर कैसा है, क्या वो डिस्टर्ब्ड है, क्या उसमें चेंजेस आ रहे हैं, वे भी है, तो आपकी इमेज उतना अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है, और अगर आपकी स्टिल है, बिल्कुल कोई वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं है, क्लीन है, स्मूथ है, तो बहुत अच्छे से आप उस इमेज को ऑब्जर्व कर पाएंगे। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन की बात अगेन मैंने बताया था आप लोगों को कि आप जब किसी मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो बॉडी एक्सिस का अराउंड, इफ आई कंसिडर दिस एज बॉडी एक्सिस, तो ये रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो जो राइट की चीजें हैं वो लेफ्ट में अपेयर होता है और जो लेफ्ट की चीजें हैं वो राइट साइड में अपियर होता है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, बट वंस अगेन आपको पता है कि आप अगर जैसे एक मिरर ले लेता हूं या स्मूथ प्लेन ले लेता हूं, सपोज दैट दिस इज अ स्मूथ प्लेन। अब देखो बेटा, एंगल मेजर करने के लिए हमें एक नॉर्मल ड्रॉ करने की जरूरत है, यानी कि परपेंडिकुलर। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आपके इंसिडेंट रे यहाँ पर आके इंसिडेंट हो रहा है, लेट्स से दिस इज द इंसिडेंट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी दिस, लेट्स से दिस इज आई, और ये रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा दैट विल बी द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपको पता है ये आई, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है ना, ये है
फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल विल लाई ऑन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करेगा ये तीनों लाइंस। कौन कौन सा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ये थ्री थिंग्स, थ्री स्ट्रेट लाइन विल लाई ऑन ए सेम प्लेन। ठीक है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उसको हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत है। लेट्स सी, देखो बेटा कि इंसिडेंट रे है, जो लाइट रेज, जैसे आपका ये प्लेन है, स्मूथ प्लेन है, तो स्मूथ प्लेन में जब लाइट रेज इंसिडेंट होती है तो इसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहा जाता है, इंसिडेंट रे कहा जाता है जब एक लाइट रेज यहाँ पर इंसिडेंट होता है। और जैसे इंसिडेंट होगा डेफिनेटली इट विल बी बाउंस्ड टू द सेकंड मीडियम। ठीक है, यहाँ से बाउंस होकर सेकंड मीडियम में चला जाएगा, और इस मीडियम में आपको एक नॉर्मल ड्रॉ करना है एंगल को मेजर करने के लिए। ठीक है, एक बार ड्रॉ कर रहा हूं मैं दोबारा। लेट्स से दिस इज द नॉर्मल, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको कहा जाता है एंगल ऑफ, इसे कहा जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसे कहा जाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस रे, रे नंबर 1 इज कॉल्ड incident ray, and ray number 2 is called reflected ray, and 3 is called normal। ठीक है, now there are generally two kind of reflection, one is regular reflection and another is diffuse or irregular reflection। ठीक है, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है उसके लिए जो आपका इंसिडेंट, जो सरफेस है जहां लाइट रेज इंसिडेंट होती है, दैट हैज टू बी वेरी स्मूथ, बहुत स्मूथ होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए। जैसे कि आपको पता है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर की सरफेस होता है बहुत स्मूथ, आपको भी पता है। तो इस तरह की अगर सरफेस है बहुत स्मूथ है, इन दैट केस वी विल गेट रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, यहाँ पर कैसे, इसमें पैरेलल लाइट रेज जब इंसिडेंट होता है यहाँ पर बच्चों, तो ये इंसिडेंट हुआ, एंड आफ्टर द इंसिडेंट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये भी पैरेलली रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। तो पैरेलली आया और पैरेलली इंसिडेंट होकर, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होकर चला गया। ठीक है, और इसमें जो इमेज है बहुत क्लियर, बहुत ब्राइट इमेज आपको मिलता है। ओके ऑन द अदर हैंड डिफ्यूज, जो रफ सरफेस है, थोड़ा सा इरेगुलर रिफ्लेक्शन जिसे कहा जाता है, उसके लिए हमें चाहिए रफ सरफेस। सो फॉर एग्जांपल एक सरफेस है कुछ इस तरह का, ठीक है, ऐसे है, यहाँ पर मतलब रफ है, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं है, तो यहाँ पर लाइट रेज इंसिडेंट होता है इस तरीके से सपोज। ठीक है, पैरेलल लाइट रेज इंसिडेंट हुआ। अब देखो बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो हर जगह पर फॉलो होगा ही, है ना, इसमें चाहे वो आपका सरफेस स्मूथ हो या रफ हो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह पर फॉलो होगा। तो जैसे ही इंसिडेंट हुआ, ये वाला रेस इंसिडेंट, लॉज ऑफ इंसिडेंट को फॉलो करते हुए चला गया और ये इधर चला गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पैरेलल, तो इंसिडेंट तो हुआ पैरेलल, बट आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये चारों तरफ स्कैटर्ड हो गया, फैल गया। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। ठीक है, और इसमें क्योंकि एक जगह पर ये मैच नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर पा रहा है लाइट रेस, दैट्स व्हाई इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो बहुत अनक्लियर दिखता है, साफ इमेज आपको दिखता नहीं है। यहाँ आप इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं इंसिडेंट रे, दिस इज द रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहाँ पर लाइट रेज इंसिडेंट होते हैं पैरेलली, ये आपके पैरेलल लाइट रेज है, आप देख सकते हैं दिस लाइट रेज आर इंसिडेंट पैरेलली, है ना, पैरेलल इंसिडेंट होने के बाद पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्यों रिफ्लेक्ट होता है पैरेलली, रीजन इज दैट आपका ये जो सरफेस है बेटा, ये सरफेस स्मूथ सरफेस है, नॉट द रफ सरफेस। यहाँ पर देख सकते हैं आप इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जबकि ये लाइट रेज पैरेलल इंसिडेंट तो हुए थे, बट रिफ्लेक्शन के बाद चारों तरफ फैल गए, स्कैटर्ड हो गए। क्यों, रीजन इज दैट द नेचर ऑफ द सरफेस इज रफ। यहाँ पर आप जो सरफेस है ये रफ है, नॉट द स्मूथ वन।
अगर स्मूथ होता तो ये वाला रिफ्लेक्शन आपको दिखाई देता, लेकिन ये स्मूथ सरफेस नहीं है, इस वजह से चारों तरफ फैल गया और आपको एक डिफ्यूज, एक फैला हुआ एक इमेज मिलेगा जिसमें जिसका क्लियरिटी ज्यादा नहीं होता है, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन उसे कहते हैं जिसमें एक से मोर देन वन रिफ्लेक्शन होता है। आपने अगर एक मान लीजिए कि कई जगह पर आपने मिरर लगा के रखे हैं इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस, जैसे ये एक हो गया, एक मिरर आपने इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए, एक इधर लगा दिए। नाउ लाइट रेज इंसिडेंट होगा यहाँ पर, ठीक है, इंसिडेंट हुआ, इसके बाद ये लाइट रेज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा डेफिनेटली, तो ये फॉलो करते हुए कहाँ पहुंचेगा, इधर पहुंचेगा, इधर जैसे ही किसी एंगल में इंसिडेंट होगा ये रिफ्लेक्ट होके दोबारा कहीं पर जाएगा। सो इट विल, देयर इज अ चांस दैट ये लाइट रेज, क्योंकि सरफेस अलग अलग ओरिएंटेशन में है, यहाँ पर अलग अलग एंगल्स में है, इस वजह से ये कई बार क्या हो सकता है, रिफ्लेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसी को कहा जाता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन, मोर देन वन रिफ्लेक्शन अगर हो जाए तो। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की कुछ बहुत सारे यूजेस है हमारे डेली लाइफ में, उनमें से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो हम इसको बता सकते हैं, जैसे पेरिस्कोप। आप सबने देखा होगा पेरिस्कोप, या एटलीस्ट आपके साइंस बुक में तो जरूर पढ़ा होगा। पेरिस्कोप होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखिए जेड शेप का एक बॉडी है यहाँ पर, यहाँ आप एक 45 डिग्री एंगल में मिरर लगा देते हो बेटा, यहाँ पर एक मिरर। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर एक वॉल लगा हुआ है और आप उस वॉल के ऊंचाई को क्रॉस नहीं कर सकते, आप देख नहीं सकते कि उस तरफ क्या है। सो इफ यू फिट अ पेरिस्कोप हेयर, आपने यहाँ पर एक पेरिस्कोप लगा दिया, तो आप नीचे से भी इस चीज को देख सकते हैं कि उस पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, यू कैन सी दैट व्यूज। तो यहाँ देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप अगर डायरेक्टली, आप क्योंकि आपके हाइट देखिए इस बराबर है, सो यू कैन नॉट सी दिस ऑब्जेक्ट। जब इसको नहीं देख सकते तो आपने पेरिस्कोप की हेल्प ली, और पेरिस्कोप में क्या हुआ, यहाँ से लाइट रेज आई, ये मिरर आपका 45 डिग्री एंगल में अलाइन, जैसे यहाँ पर इंसिडेंट होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये लाइट रेस इधर आके फिर दोबारा यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, यहाँ दोबारा और एक मिरर लगा होता है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर आपके सीधे आईज में ये आ जाते हैं। तो ये एक्चुअली ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप यहीं से देख सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग मल्टीपल रिफ्लेक्शन। एक बार यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन फेनोमेना को यूज करते हुए आप पेरिस्कोप्स की हेल्प से ऊंचाई की कोई चीज जो आपके हाइट से बाहर है उसको भी आप देख सकते हो बाय यूजिंग पेरिस्कोप। इसका और भी यूजेस है, जैसे अभी आपको बताते हैं इसका यूज और कहाँ है, पेरिस्कोप का डायरेक्ट यूज सबमरीन में यूज होता है। पता है ना बच्चों सबमरीन क्या होता है, आप सबको पता होगा सबमरीन क्या है, जिसमें कोई भी, जैसे ये डिफेंस, किसी कंट्री के डिफेंस सिस्टम में रहते हैं, ये पानी के अंदर डूबते हुए ट्रैवल कर सकता है फॉर सम पर्पस, इसमें आर्मी नेवी ऑफिसर्स रहते हैं और वो अपना जो भी काम है वो करते हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारे फंक्शंस होते हैं, इसमें मिसाइल्स हो सकता है, इनके हथियार हो सकते हैं, बट वो चीज हमारा डिस्कशन का मैटर नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब है, जैसे ये एक छुपा हुआ एक सबमरीन है, ठीक है, अब ऊपर सरफेस में तो ये देख नहीं सकते, तो ये क्या करता है, ये पेरिस्कोप को डिप्लॉय कर सकता है। तो पेरिस्कोप पानी के लेयर के ऊपर जाएगा और वहां की जो व्यूज है वो लाइट रेस रिफ्लेक्ट होकर आपको ये नजारा सबमरीन के अंदर से दिखाई देगा। ठीक है, तो इन दिस केस बाहर, वाटर के बाहर क्या हो रहा है, कोई शिप आ रहा है या कोई और चीज है, ये सारे चीज को नजर रखने के लिए ये यूज होता है पेरिस्कोप। नाउ ह्यूमन आई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग भी है, आपने कई सारी जगह पर इसको पढ़ा होगा, फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा इसको, ठीक है ना बेटा। तो ह्यूमन आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बहुत ही सोफिस्टिकेट इंस्ट्रूमेंट है हमारे आँख, ठीक है, बहुत वैल्यूएबल है, इसके लिए इसी की हेल्प से ही हम
चीजों को देख सकते हैं। अगर आईज नहीं है तो डेफिनेटली हम लोग ब्लाइंड हो जाएंगे, किसी को कोई चीज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आई, जिसमें यहाँ पर देखिए एक ऑब्जेक्ट रखा है जस्ट लाइक ए लीफ, एक लीफ रखा है, और यहाँ से लाइट रेज आइरिस के थ्रू यहाँ एंटर करते हैं, और पीछे जो ये रेटिना है यहाँ पर आपके इमेज फॉर्म होता है, और ये इस यहाँ पर जुड़ा हुआ है कौन सा नर्व, ऑप्टिकल नर्व जो है, जो ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, वो जाके वो सिग्नल पहुंचाता है। ब्रेन इसको रीड करके बताएगा कि ये ऑब्जेक्ट है क्या। ठीक है ना बेटा? तो आप देख सकते हैं these are the components of eye। क्या है यहाँ पर लेंस है, ठीक है। दिस पोर्शन जहां से लाइट रेज एंटर करती है इसको कहा जाता है आइरिस, ठीक है। ये कैविटी है, आई कैविटी, इसके अंदर सेमी सॉलिड या फ्लूइड टाइप के एक लिक्विड रहते हैं, ठीक है। इसको कहा जाता है रेटिना, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर है ब्लाइंड स्पॉट, दिस पोर्शन इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए क्योंकि इस जगह पर कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। पार्ट ऑफ द आईज, आई इज कंसिस्ट ऑफ कॉर्निया, आइरिस, पीपल एंड रेटिना, जो कि आपको इमेज में दिखा चुके हैं, है ना। वर्किंग ऑफ आईज कैसे होता है बेटा? पहले इमेज रेटिना में फॉर्म होगा, और रेटिना के बाद फिर उसमें ऑप्टिकल जो नर्व्स होता है वो ब्रेन में जाकर सिग्नल भेजेगा, ब्रेन में सिग्नल भेजेगा, ब्रेन उसको रीड करके बताएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज परसिस्टेंस ऑफ आई विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन मतलब क्या है? देखिए एक चीज जब हम लोग देखते हैं, एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है बेटा। ऑप्टिकल इल्यूजन इन दिस सेंस कि आपने एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को देखा, ठीक है। इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है सपोज, इसको आपने देखा, तो इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में इसका जो पिक्चर है वो हमें 1/16 से लेकर 1/25 सेकंड तक वो हमारे ब्रेन में रिटेन रहता है। उसको देखते हैं हम, जबकि वो ऑब्जेक्ट हट चुका है हमारे सामने से, फिर भी हमें वो दिखाई देता है। बट फॉर बहुत कितने सेकंड के लिए, 1/16 सेकंड से 1/25 सेकंड तक, ये बहुत कम टाइम होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन वो हमारे ब्रेन में रह जाता है। इस रिटेंशन को कहा जाता है परसिस्टेंस ऑफ विजन, ठीक है। ब्लाइंड स्पॉट के लिए एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। ब्लाइंड स्पॉट इसीलिए बच्चों क्योंकि इस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई इमेज नहीं फॉर्म होता है, देयर इज नो इमेज फॉर्मेशन, तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ से आपके लेंस के थ्रू, यहाँ यहाँ आपके ये प्यूपिल है, यहाँ पर लाइट रेज एंटर करेगा, एंटर करने के बाद यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन होता है, हर जगह पर इमेज यहाँ से फॉर्म हो सकता है, बट दिस ब्लाइंड पॉइंट कैन नॉट, ब्लाइंड स्पॉट कैन नॉट फॉर्म एनी इमेज, ठीक है। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मिरर। आपको पता है मिरर एक रिफ्लेक्टिंग मीडियम होता है जिसके जरिए इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ब्रॉडली हम लोग अगर देखें तो मिरर को दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्लेन मिरर बेटा, ठीक है, एक होता है प्लेन मिरर और दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। एक तो प्लेन मिरर, दूसरा है स्फेरिकल मिरर। बच्चों आप सबने तो देखा ही होगा, है ना, प्लेन मिरर आपके घर पर होता ही है, दिस इज अ प्लेन मिरर। और जो कर्व्ड मिरर होता है, जो जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, उसके कटिंग करके हम लोग अपने पर्पस के हिसाब से कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर तो सबने देखा ही, इस तरह का मिरर भी आपको दिखाया जाएगा जो कि आप लोग ऑब्जर्व करेंगे, दिस दिस इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। तो अगर हम बात करें एक मिरर की, तो मिरर के कुछ पार्ट्स होते हैं। प्लेन मिरर तो सिंपल है, उसमें कुछ है नहीं, बट जो कर्व्ड मिरर है बेटा, उसमें कुछ पार्ट्स हमें देखने की बहुत जरूरत है। जैसे कि मान लीजिए ये है एक मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब इस मिरर का एक रेडियस तो रहेगा ही, है ना, स्फेयर का। तो इस रेडियस को यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कट कर दूं और उस मिरर को मैं बाहर लेके आ जाऊं, तो पॉलिश करने के ऊपर डिपेंड करके इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक है कॉन्वेक्स और एक है कनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स तभी कहा जाएगा जब आप पॉलिश इस साइड करेंगे, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। और अगर मैं पॉलिश आउटर साइड में कर दिया,
ये देखिए इधर अगर मैं पॉलिश इसको कर देता हूँ तो इसको कहा जाएगा कॉनकेव मिरर। ठीक है बेटा, तो दो तरह का स्फेरिकल मिरर है, और भी है बट हमारे लिए ये दो फिलहाल इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कॉन्वेक्स मिरर और इसे कहा जाता है कॉनकेव। तो कुछ पार्ट्स इसका देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो पोर्शन है इसका मिड पॉइंट कहा जाता है इसको, इसे कहा जाता है पोल। सारे डिस्टेंस आप यहां से मेजर करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल? दिस इज कॉल्ड दी पोल। ठीक है, क्लियर। तो पोल का मतलब है एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट जहां से हम लोग क्या करते हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, मेजर करते हैं। ठीक है, ये है आपका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है इसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे इस मिरर का यहाँ पर सेंटर था, इस तरह की यहाँ पर सेंटर है। सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल के बीच में बिल्कुल मिड पॉइंट होता है जिसको कहा जाता है फोकस। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पर जब पैरेलल लाइट रेज यहाँ इंसिडेंट होता है तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन इसके थ्रू ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब पैरेलल होगा तो इसके थ्रू पास होगा। सो ये कुछ बच्चों कुछ क्वांटिटी है जो आपके सामने बताना जरूरी था। जैसे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया हमारा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, और इस पॉइंट को फोकस कहा जाता है, इसको पोल कहा जाता है। ये जो पूरा लेंथ है, एरिया है, इसको कहा जाता है एपर्चर। नेक्स्ट है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ध्यान से, इसको कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखेंगे अभी। सो बेसिकली यहाँ अगर देखें तो ये हमारा पैरेलल लाइट रेज है बेटा। तो पैरेलल लाइट रेज जब यहाँ इंसिडेंट होता है तो इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा इन दिस वे। ठीक है, इन दिस वे डाइवर्जिंग, इस तरह से डिफ्लेक्ट होगा यहाँ से, कि ये ऐसा लगेगा कि आप पीछे से अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो एक पॉइंट पर कन्वर्ज होगा। तो यहाँ एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट आपको मिलेगा, इमेजिनरी इमेज मिलेगा, दिस इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये है आपका कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर। ठीक और ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर, और दिस इज आल्सो अ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। सो इमेज फॉर्मेशन यहाँ से देखिए, जब इन्फिनिटी से आपका पैरेलल लाइट रेज आ रहा है तो इमेज विल बी फॉर्म एट द फोकस। आप देख सकते हो बेटा कि फोकस पे इमेज बनेगा जब आपके लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रहे हैं। अगर फाइनाइट डिस्टेंस में है बट बियॉन्ड कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आपका जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है बेटा, सी और एफ के बीच में, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। इसी तरह से आप जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो वहीं पर ही आपको इमेज दिखाई देगा। ये उल्टा होता है, सेम हाइट का होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर देखेंगे आप सी और एफ के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड सी बन जाएगा आपकी इमेज। यहाँ देखेंगे फोकस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, फोकस पे अगर आप रखते हैं ऑब्जेक्ट को तो जो लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर ये पैरेलली चला जाएगा। दे विल नेवर मीट विथ ईच अदर, ये कभी मीट करेगा ही नहीं, बिकॉज दे आर पैरेलल। तो इसको कहा जाता है इनफाइनाइट में जाके मीट करेगा। ये देखिए द ओनली केस ऑफ वर्चुअल इमेज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, जहां पर आपके पी और एफ के बीच में, यानी कि फोकस और पोल के बीच में अगर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो तो आपको एक वर्चुअल इमेज मिल जाता है। ठीक है, इसे देख सकते हैं आप इन दिस वे। सो दीज आर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। स्फेरिकल मिरर ऑलरेडी हमने बताया है, ये है आपके कॉनकेव मिरर और ये आपके कॉन्वेक्स मिरर है। कुछ यूज है जो कि हमें देखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, देखिए एक तो जो लाइट के कार की जो हेडलाइट होती है वो एक कॉनकेव मिरर वहां पर यूज होता है। जो डॉक्टर्स है, डेंटिस्ट है, वो भी कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। शेविंग, जो शेव करने के लिए जो आपके मिरर होता है वो भी, या फिर आप फेस को देखना चाहते हो उसके लिए जो मिरर होता है वो भी कॉनकेव मिरर होता है। सो दीज आर सम यूजेस, इसको ध्यान से देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर वैसे ये आपको छोटे इमेज देते हैं, इसीलिए कार कार के जो साइड वाले मिरर है, रेयर व्यू मिरर है, उसमें आपको कॉन्वेक्स मिरर
यूज करते हुए दिखेगा, यहाँ पर ट्रैफिक में आपको यूज होते हुए दिखेगा, आपके घर के जो बाहर देखने के लिए जो मिरर होता है दैट इज ऑल्सो कॉन्वेक्स मिरर। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट फेनोमेना है डिस्पर्शन ऑफ लाइट। देखो बेटा, लाइट रेज इज मेड अप ऑफ 7 कलर ऑफ लाइट। ठीक है, तो लाइट का एक्चुअली व्हाइट लाइट तो है, इस तरह का दिखता है, बट इसके अंदर एक स्पेक्ट्रम, एक कलर ऑफ लाइट्स एक सेट होता है, जिससे में क्या क्या होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वायलेट, ये सातों कलर जिसको हम एक एक्रोनिम विबग्योर कहते हैं। ठीक है ना, विबग्योर कहा जाता है। तो जब भी कोई डिस्पर्सिव मीडियम है, जैसे कि प्रिज्म ले लीजिए आप, तो प्रिज्म के थ्रू लाइट रेज पास होगी, तो ये डिस्पर्स होने के बाद ये अपने कंपोनेंट कलर में स्प्लिट अप हो जाएगा और आपको एक बैंड सा नजर आएगा, स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। ठीक है, जिसको कहा जाता है विबग्योर, या फिर क्या कहा जाता है बताइए, रेनबो कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये जो स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है, कलर दिख रहा है, कलर का जो बैंड दिख रहा है आपको, दिस इज बिकॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। मतलब लाइट रेज अपने कंपोनेंट कलर से स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, इसी फेनोमेना को कहा जाता है डिस्पर्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, इसको इसका एक्रोनिम विबग्योर से आप याद रख सकते हैं इसको। रेनबो इज अ नेचुरल डिस्पर्जन। देखो बेटा, जब आप ये दो चीज एक साथ देखेंगे कि सन भी मौजूद है, सन भी दिखाई दे रहा है, साथ में बारिश भी हो रहा है, कम होता है ऐसे केसेस, बट स्टिल इफ यू इवन ऑब्जर्व दिस थिंग, देन ये रेनबो देखने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। क्यों? एक जो वाटर ड्रॉपलेट है बेटा, ये वाटर ड्रॉपलेट खुद एक प्रिज्म की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि ये डिस्पर्सिव मीडियम है। तो सनलाइट रेज जब यहाँ पर इंसिडेंट होता है, तो डिस्पर्स, रिफ्लेक्शन के साथ साथ डिस्पर्स भी होता है, और एज ए रिजल्ट ये आपको विबग्योर बैंड दिखाई देता है। ये विबग्योर, ये स्पेक्ट्रम दिख जाता है। तो इसी कलर के स्पेक्ट्रम जो नेचुरली हमें मिलता है, इसी को कहा जाता है रेनबो। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट जब चारों तरफ स्प्रेड हो जाता है, ऑल डायरेक्शंस, तो उसको कहा जाता है स्कैटरिंग। इसका एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि लाइट रेज स्काई आप देखेंगे तो स्काई ब्लू कलर के होते हैं जनरली। स्काई कोई ग्रीन कलर आपको नहीं दिखेगा, या फिर कोई और कलर नहीं दिखेगा। क्या होता है, स्काई ब्लू होता है। क्यों होता है? द रीजन इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, जब सनलाइट यहाँ पर इंसिडेंट होता है बेटा, तो जिसका वेवलेंथ जितना छोटा है वो उतना ही ज्यादा स्कैटर्ड होगा। तो वेवलेंथ सबसे छोटा किसका होता है? ब्लू कलर का होता है। अब ब्लू कलर ज्यादा स्कैटर्ड हो जाता है, चारों तरफ फैल ज्यादा जाता है, इसीलिए हम स्काई को ब्लू देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, रेड भी दिखाई देता है स्काई को समटाइम जब सनराइज एंड सनसेट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। रीजन क्या है बेटा, कि जब आपके, इफ आई से दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, तो ये हॉराइजन, एक तो आपके सनराइज जब होता है तब आपको दिखेगा रेड, और जब ये सन सेट होता है तब दिखेगा। एक्चुअली इस तरह के हॉराइजन में सन से आप यहाँ पर अगर खड़े हैं, तो आपसे और सन से जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है उस टाइम पर, जब सनसेट होता है या सनराइज होता है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस में सारे लाइट रेज स्कैटर्ड हो जाता है, सबसे कम स्कैटर्ड होता है रेड। क्यों? रेड कलर का इसका जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा होता है, तो वेवलेंथ इसका ज्यादा होने की वजह से ये स्कैटर्ड कम होता है। लेकिन जब सारे लाइट रेज स्कैटर्ड हो चुका होता है, तो ये रह जाता है, और जब आप सनसेट या सनराइज को देखेंगे तो ओनली द रिमेनिंग कलर इज रेड। तो इस वजह से फिर ये चारों तरफ कैसे रेड से अपीयर होता है। ठीक है, इसीलिए आपको सनसेट और सनराइज में रेड कलर दिखेगा। नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट रेज को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। अगर आपके पास दो ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बट दोनों का ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट है, तो आपके लाइट रेज जो है बेटा वो बेंड हो जाएगा। जैसे आपके पास एक ग्लास है, इस ग्लास को देखिए, इसमें कुछ वाटर्स रखा हुआ है, यहाँ पर अगर आप एक पेंसिल को डिप करते हैं, तो ये पेंसिल तो सीधा है, बट ये अपीयर कि ये थोड़ा सा टूट के आ गया है, ऐसा दिखेगा आपको। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करते, जैसे कि मान लीजिए एयर मीडियम है, वाटर मीडियम, तो इसको जाना तो चाहिए था सीधा, बट ये बेंड होके
इट विल कम क्लोज टू द नॉर्मल, नॉर्मल के पास आ जाता है। ये जो बेंड होना इसी को कहा जाता है रिफ्रैक्शन। यूजेस ऑफ लाइट आप देख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो हमने डिस्कस कर ही लेते हैं इसको, ठीक है बेटा, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना ऑफ लाइट आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, रेनबो जो आपको अभी पढ़ाया उसके क्या है, कौन सा, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्जन, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये सारे ऑप्शन है। डिस्पर्जन है, स्कैटरिंग है, इंटरनल रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन है काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, जो आगे आप पढ़ेंगे। डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट रेज इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, तो उसको कहा जाता है। स्कैटरिंग क्या हो जाता है, चारों तरफ फैल जाना। रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्शन होता है जो बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन आफ्टर एंटरिंग इन सेकंड ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो इनमें से अगर आप देखेंगे, सो द करेक्ट आंसर विल बी दिस ऑप्शन बी। क्यों, रेनबो फॉर्मेशन के लिए रिफ्रैक्शन तो होता ही है, क्योंकि वाटर है, वाटर ड्रॉपलेट से लाइट रे जब एंटर करेगा तो बेंड होगा ही। डिस्पर्जन, वो अपना रेनबो तो देखने के लिए डिस्पर्जन तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको कलर की जो स्पेक्ट्रम चाहिए वो डिस्पर्जन से ही आता है। और दूसरी बात, इसमें रिफ्लेक्शन भी होता है, लेकिन इस खास तरह की रिफ्लेक्शन है, इसीलिए इसको कहा जाता है इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो द ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू, आप अगर आप देखिए बहुत सारे जो दूर के स्टार्स है, जो सितारे हैं, वो हमें बहुत चमकती हुई नजर आती है, ट्विंकल करती है रात, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्कैटरिंग है, डिस्पर्जन है, टिंडल इफेक्ट है और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। सो द करेक्ट आंसर इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्यों, क्योंकि कई सारे लेयर्स होता है बेटा एटमॉस्फेयर में, तो वहां से जब आता है तो मल्टीपल टाइम में ये रिफ्रैक्ट होता है लाइट रेज, और उसके बाद हमारे आंखों में पहुंचती है, और एज ए रिजल्ट ये रिपीटेडली अपना पाथ को बदलते हैं, और इसीलिए ये ट्विंकलिंग करते हैं, इट्स अपीयर ट्विंकलिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर लाइट, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।